चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। एक तरीके से ओपन चैलेंज दिया गया कि राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे की तारीफ करके दिखाएं। जब एक गठबंधन में लड़ाई है, मिलकर लड़ाई लड़ी जा रही है, तो सावरकर और बाला साहब ठाकरे को लेकर क्या चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, वो सुनिए, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। आघाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और जिस दिन आप इतना करवा लोगे ना, आपको सचमुच में अच्छी नींद आएगी, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये चुनौती क्या राहुल गांधी को कबूल है? और देखिए, लड़ाई असली नकली की हो चुकी है। अब अगर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया जा रहा है, तो यहां पर लड़ाई असली और नकली की हो चुकी है। मैं बहस की शुरुआत करूं, मेरे साथ निसार अहमद खान साहब है, उद्धव गुट। मैं एक बार इन्हीं के पास जाऊंगा और इन्हीं से सवाल पूछूंगा। निसार भाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती है, राहुल गांधी जी बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा में दो शब्द कहेंगे? पहली बात तो मैं, आज गुरु नानक देव जी की जयंती है। मैं दुनिया भर के सिख भाइयों को, हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मुबारक दिन पे मुबारकबाद देता हूं। अब आप पूछिए क्या पूछिए। राहुल गांधी बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा में दो शब्द कहेंगे? ये तो कांग्रेस का मामला है, कोई कांग्रेसी साहब पूछिए, लेकिन हमें बाला साहब ठाकरे की बात के साथ नहीं है, साथ हैं, पर कांग्रेस का जवाब तो वही दे पाएंगे। साथ होने का मतलब हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते। कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं लेते? कैसे लेंगे? मैं यूबीटी का साथ में चुनाव लड़ रहे हैं ना आप, निसार भाई? जी लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे आराध्य हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। राहुल गांधी की क्या भावनाएं हैं बाला साहब ठाकरे को लेकर? पीएम मोदी का जो चैलेंज है, आपको लगता है ये कबूल राहुल गांधी को कम से कम बोलना चाहिए? करना चाहिए, मेरा ऐसा मत है, करना चाहिए। करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए और करेंगे भी। राहुल गांधी, राहुल गांधी ठाकरे को लेकर क्या हुआ? बाला साहब ठाकरे, अजय मोदी, बताइए साहब, है, बताइए। हमारे साथ पंकज मोदी जी है। पंकज जी बताइए। ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि करेंगे नहीं करेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति इनमें साफ दिख रही है। हाँ। और जिस तरह से इनके पार्टी के उद्धव ठाकरे जी गए हुए थे सोनिया गांधी के दरबार में मुख्यमंत्री पद के नाम लेने के लिए कि मुख्यमंत्री का नाम उनका घोषणा कर दें, हाँ। तो एक बार फिर से इनको भिजवाया जाएगा दिल्ली की। एक बार हिंदू हृदय सम्राट सोनिया जी की चल रही है, उद्धव जी की नहीं चल रही? बिल्कुल नहीं चल रही है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? उद्धव ठाकरे जी की चलती होती तो वो कब से चाह रहे थे। उनकी पार्टी के सारे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक चाहते थे कि मुख्यमंत्री का नाम का घोषणा उनके नाम से किया जाए, उद्धव ठाकरे के नाम से। तो उन्होंने की ही नहीं। वो कितने दिन तक तो उन्होंने वेट करवाया, पहले 2 दिन तक उनकी लड़ाई की। आपसे भी सवाल पूछूं मैं? जी पूछिए। बिल्कुल। अजीत पवार क्यों नाराज है भाई साहब? अजीत पवार नाराज नहीं है। कहा, आज मैंने नवाब मलिक से बात की, वो कह रहे हैं मैं इधर उधर कुछ नहीं पता। उन्होंने उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं। अजीत पवार बटेंगे तो कटेंगे का विरोध कर रहे हैं। देखिए, देश एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उनकी यहाँ लोकतांत्रिक तो बाहर नहीं चलता, फिर तो वहाँ चलता है। तो वो फिर वो उसके दरबार में जाकर 2 दिन तक वेट करते रहते हैं और मिलने का समय नहीं दे पाते हैं। मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा तो छोड़िए। तो हमारी जो बहुत सारी चीजें, कुछ मुद्दों पे हम लोग अलग भी हैं, ऐसा नहीं। कुछ मुद्दों पर उनकी भी असहमति हो सकती है। असहमति है, तो इसी असहमति के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनमें है तो एक बार केवल हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ये शब्द बुलवा कर दिखा दें। तो एक बार आप अजीत पवार से बुलवा दीजिए, फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। अरे ये तो हमारा जब हमें चुनाव जीतेंगे तो तीनों पार्टी बैठ कर डिसाइड करेंगे। ठाकरे के पक्ष में बोले ना बोले, आप अजीत पवार से बुलवा दीजिए, फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। वो चुनाव जीतने के बाद कौन बनेंगे वो देखने तीनों दल मिलकर डिसाइड करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्णय हो जाएगा। अभी तय नहीं है अजीत पवार साथ होंगे? अजीत पवार से तीनों दल, तो उसमें अजीत पवार भी तो है। तय है ना, साथ ही होंगे। 100% रहेंगे। वो अभी साथ में चुनाव लड़े तो साथ में ही होंगे। चेहरा तो उनको कबूल नहीं है फडणवीस। ये किसने कहा आपसे? अरे आप बुलवा दीजिए। अरे बुलवा देंगे आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में
जो क्यों नहीं पहुंचा एनसीपी का कोई नेता? ऐसा नहीं है, उनके नेता पहुंचे कोई हैं। नहीं पहुंचा, बता दीजिए कौन पहुंचा? पहुंचे हैं और क्या करते हैं? कोई नहीं पहुंचा। तो चुनाव में बिजी ना हैं। अजीत पवार पहुंचे ना प्रफुल्ल, नहीं, कौन पहुंचा? बहुत सारे लोग चुनाव में बिजी हैं, तो वो अपने कार्यक्रम कर रहे होंगे। ठीक है, आबा सिंह हमारे साथ, आतिकुर रहमान जी एनसीपी से हैं। लेकिन पहले आबा सिंह जी, मैं आपसे सवाल लूंगा। ये जो लड़ाई जो है, ये बार बार कहा जा रहा है वोट युद्ध से ज्यादा धर्म युद्ध में तब्दील हो चुकी है। भगवा बनाम फतवा, वहां से कटेंगे तो बटेंगे, सामने से फतवे आ रहे हैं, नोमानी साहब का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सारी चीजें आ रही है। आपको लग रहा है ये लड़ाई धर्म युद्ध में ज्यादा बदल चुकी है? बिल्कुल अमन जी, आप बहुत सही कह रहे हैं कि एकदम धर्म युद्ध हो गया है, गृह युद्ध हो गया है, लोगों के घर टूट गए हैं। और अगर आज मैं कहूं कि 6 महीने में महाराष्ट्र में 557 फार्मर सुसाइड्स हुए हैं इसी 6 महीने में। लेकिन कोई पार्टी इसकी बात ही नहीं कर रही है। कोई पार्टी ये नहीं बात कर रही है कि क्या क्राइम हो रहा है, क्या महिलाओं के साथ क्या स्टेटस है। लेकिन वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और आप ये सोच रहे हैं कि आपने 1500 दे दिए, 2100 दे दिए, बस वो जो रेवड़ी बट रही है, लग रहा है कि चुनाव सिर्फ रेवड़ी पे डिसाइड हो जाएगा। तो वोटर को भी मैं चाहूंगी आगाह करना। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, रेवड़ियां दोनों तरफ से है ना? हाँ, दोनों तरफ से। तो मैं वोटरों को चाह रही हूँ कि भाई वोटर देश की जनता है, इन लोग को समझो। ये आपने सही पूछा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन कोई पॉलिसी, कोई आइडियोलॉजी नहीं आ रही है। सिर्फ खेल, ये युद्ध है पोस्ट का, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये जरूर है कि अब ये कटेंगे बटेंगे नारा, हाँ, मतलब कैसा लगता है मैडम? मुझे तो बहुत अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है। हाँ, बिल्कुल, कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, हम ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं विकास की, प्रोग्रेस की, हम क्यों सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अतिकुर रहमान जी, कटेंगे तो बटेंगे। माइक 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 माइक। सुधार मोदी जी ने कर लिया, एक है तो सेफ है। जब हाँ एक है तो सेफ है, बहुत ही पॉजिटिव आर्गुमेंट था। और वहां पर ये कटोगे और बटोगे वाला मामला उन्होंने अपने आप दफना दिया। दोनों का मतलब एक नहीं है? नहीं, बिल्कुल दोनों का मतलब एक है। अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम सोच रहे हैं ये पॉलिश वर्जन है। जो योगी जी ने दिया था वो दूषित था, और जो मोदी जी ने दिया वो काफी सोच समझने के बाद में, लताड़ खाने के बाद में लगा कि भाई वो पहले जैसा नहीं हो जाए। घुसपैठियों वाला मामला, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर लोकसभा में लंगड़े होकर पहुंचे, तो अब थोड़ा सुधार कर ले तो एक है, सेफ हो गए, पॉजिटिव है। नहीं, दोनों का मतलब, एक मिनट अतिकुर भाई, समझते हैं। बटेंगे तो कटेंगे मतलब एकजुट रहिए, आप एक रहिए। किसके लिए है ये? किसके लिए? तमाम भारतीयों के लिए है या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? किसके लिए है? आपको क्या लगता है भाई? थोड़ा हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसका खुलासा करना चाहिए ना। अगर मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं, एक नैरेटिव सेट कर रहा हूं, एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव सेट करने जा रहा हूं कि कटोगे तो बटोगे, तो उसका खुलासा करने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस बताए, अतिकुर रहमान बताए, फलाना बताए, डिमका। अरे योगी जी को खुलासा करना चाहिए। हाँ, बताइए एक मिनट पहले। पंकज जी और शिंदे गुट से विश्वजीत सांगले साहब आ गए हैं। विश्वजीत जी स्वागत है। पता नहीं गद्दार क्यों कह रहे हैं लोग आपको, आपकी पार्टी को गद्दार पता नहीं क्यों कहते हैं। लेकिन पहले आप पंकज जी बताइए, नाम खुलासा करिए ना, किसकी बात हो रही है? देखिए, जब देश आजाद हुआ था तब 1947 में अगर आप देखे होंगे तो धर्म के आधार पर बटा था। 1947 में कितने लोगों को, सिखों और हिंदू भाई बहनों को काट कर भेजा गया था भारत। तो अभी की बात कर रहे हैं। और वही स्थिति अभी बांग्लादेश में हुई है। आपने देखा होगा कि जैसे ही सरकार बदली है, तुरंत किस हिसाब से हिंदुओं को और माइनॉरिटी को वहां प्रताड़ित किया गया। तो इस तरह से आप समझिए चीजों को कि अरे क्लियर बोलिए ना, जलेबी नहीं, जलेबी नहीं, तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना। हाँ, नहीं, हिंदुओं नहीं, सारे जिसको जिस तरीके, नहीं, जिसको जिस तरीके से लेना है वो इस तरह के। अगर वो मुसलमान भाई उसको अपने तरीके से लेना चाहते वो उस तरह से ले। 20 का 20 उधर जाता है। हाँ, तो इसी के लिए तो वही जितनी तुष्टिकरण की नीति कांग्रेस ने अपनाई थी, और लोकसभा चुनाव के बाद वो लग रहा था हिंदुओं को जाति में बांट देंगे, तो हरियाणा के चुनाव में वो दिख गया। समझे? अब बताइए, उनका कहने का मतलब है कटेंगे तो बटेंगे का ये तात्पर्य है कि जो जातियों में तोड़ने की कोशिश है हिंदुओं को, वो सब। आज भी राहुल गांधी का एक बयान आया, आज भी उन्होंने कहा कि 50% की जो सीलिंग है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है, उस सीलिंग को भी तोड़ दिया जाएगा। तो वो बेसिकली जातियों में जो हिंदू बटा हुआ है, जो टुकड़े टुकड़े की कोशिश है, वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी। अतिकुर रहमान, ये सारी जातियां एक हो गई, पूरा वर्ना सिस्टम रद्द हो गया। कल आरएसएस के इलेक्शन में जो चीफ बनने जा रहा है वो SC/ST बनने जा रहा है। जब यूपी का कोई अपना बीजेपी का जब कोई प्रेसिडेंट बनाएंगे आप, तो SC/ST से बना देंगे। सारे के सारा वर्ना सिस्टम आपने खत्म करके इस चीज को लागू कर दिया। अब आप बताइए कि इसके एवज में आप
ये बांटने वाला आपने सब एक कर लिया, अब ये कटेगा कौन? पूरा बोलने दे, अब कटेगा कौन? किसको काटने की बात हो रही है? नहीं, और अगर काटने की बात है अमन जी, नहीं पूरा करने दीजिए अमन जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है। अगर ये आपने एक कर लिया अपने सारे के सारे लोगों को, तो अब आप काटने किसको कह रहे हैं? और इस देश के अंदर क्या सेना नहीं है, क्या पुलिस नहीं है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है? अगर इन सबको आप एक करके एक दूसरे समुदाय को आप काटना चाहते हैं, क्यों, किस बिना पर आप काटना चाहते हैं? क्या किया है मुसलमानों ने जो आप काटने की बात कर रहे हैं? आप हिंदुओं को एक करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने जो बोला, सारा का सारा हिंदू एक हो जाए। अब कटेगा कौन? मुसलमान ही कटेगा ना। क्यों काटना चाहते हैं मुसलमान को? ये उल्टा हो गया थोड़ा सा, आपने ना उल्टा कर दिया, आपने उल्टा कर दिया। ये इनका इंटरप्रिटेशन है, ये इनका इंटरप्रिटेशन है, ये इनका इंटरप्रिटेशन है। एक करके आराम से ये एक परसेप्शन लेके चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारी महायुति की सरकार जो केंद्र में मोदी जी के राज्य में और प्रशासित में चल रही है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में 2.5 साल से एकनाथ जी शिंदे के राज में चल रही है, वहां पर हमने कोई भी जात पात का तुष्टीकरण नहीं किया है, हमने कहीं भी बोला नहीं है। आप देखिए कि इनके वक्त मदरसों को जो बोलते हैं ना बेनिफिट मिलता था, इनके वक्त जब ये जो बेनिफिट, सवाल ये है चुनाव जीत रहे हैं, आखिर ये बात जात पात पर आ रही है। लोगों को लगता है चुनाव जीत रहे हैं, फडणवीस जी चेहरा, शिंदे जी काम 2.5 साल से बढ़िया चल रहा है, सब कुछ है आपके, तो फिर ये कटेंगे पटेंगे की जरूरत क्यों पड़ी? ये इंग्लिश में एक सिंपल कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये इसलिए मैं बोला ना कि ऊपर से नारा है सबका साथ सबका विकास, बोलता ना ये नारा ऑलरेडी चल रहा है। अतिकुर भाई इतने समय से, एक मिनट एक करके, एक मिनट, अतिकुर भाई बहुत देर से समझना चाह रहे हैं, एक बार समझाइए ना किसके लिए है। एक मिनट पूरा सवाल लेने दीजिए ना विश्वजी जी। ये कटेंगे तो बटेंगे, ये जो नारा है, इसमें किसके कटने का डर है और किसके ना बटने की अपील आप लोग कर रहे हैं? किसकी बात हो रही है? जहां इनकी सोच की बात है, इसलिए मैं बताया कि सीधा जवाब नहीं देंगे ना। सीधा ही जवाब दे रहा हूं ना, मैं उस बात पे आ रहा हूं ना। इतने सालों से जो कांग्रेस शासित लोगों में इनकी जो सोच है, उस सोच में इन्होंने कहीं भी डेवलपमेंट की बातें नहीं की है, इन्होंने जात पात की बात की है। और इसीलिए आप लोकसभा का रिजल्ट देखेंगे, इन्होंने उस समुदाय को भड़काया है और बोले कि क्योंकि ये मुसलमान बाहर आए इसलिए हमने नरेंद्र मोदी को हराया। लेकिन ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी हारे नहीं, महाराष्ट्र में महायुति तभी हारी नहीं, हमने सरकार फिर से बनाई, उसी ताकत के साथ बनाई। और जो मुद्दे जो हमने बिहार में एक पार्टी का सपोर्ट लिया, तेलंगाना में दूसरे पार्टी का सपोर्ट लिया, वो सपोर्ट हमने डेवलपमेंट के बोलते ना मुद्दों के ऊपर लिया हुआ है, हमने कहीं भी जात पात के ऊपर नहीं लिया। तो ये अपने मन से सर, लास्ट बात तो अपने ये जहन से निकाल दे, अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन एक अतिकुर भाई, असल में समस्या हो जाती है, बार बार कहा जाता है किसी जातिया से हिंदुओं में थोड़ी ना होती है, सब मुसलमानों में भी होती है ना वर्ण व्यवस्था, बार बार आप लोग कहते हैं डेवलपमेंट की बातें करें। एक मिनट ना प्रभु, मुझे हैंडल करने दीजिए ना। अतिकुर भाई, बार बार सवाल उठता है कि सिर्फ हिंदुओं की जाति, फिर जाति, ये वर्ण व्यवस्था, तो प्रधानमंत्री ने भी ये सवाल पूछा, मुसलमानों की जातियों का क्यों नहीं जिक्र किया जाता? फिर बिल्कुल जिक्र करना चाहिए और किया बीजेपी ने पहली बार। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सबसे पहले मुद्दा उठाया कि ये जितने भी पिछड़े हुए मुसलमान हैं उनको आपने अपने मतलब के तहत यूपी में पसमानदा मुसलमानों को टिकट भी दिया, वहां पर कई मुसलमान आप जीते भी। लेकिन ये सारा चीज आप यहाँ महाराष्ट्र में तो फेल हो जाते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे फेल हो जाते हैं। आपने जो लिंचिंग की, वो लिंचिंग किसकी हुई? पसमानदा की हुई ना? मोदी जी ने किस सैयद की हुई? किया तो मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। देखिए महिलाएं तो इस मामले में ज्यादा होशियार है, महिलाओं को आपने ट्रिपल तलाक खत्म किया तो महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। नेगेटिव एलिमेंट को और खत्म करना चाह रहे हैं, पहले मैं सबको सुन रही हूँ, राहुल गांधी तो जो है महिलाओं को उनका अधिकार भी नहीं दे रहे, मेरिट की बात नहीं कर रहे। देखिए आप घर तोड़ रहे हैं की बात नहीं है, देश की बात पे रही है। हर पढ़ा लिखा बच्चा अमेरिका भाग जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप मेरिट को कोई जगह ही नहीं दे रहे। ये डेवलपमेंट की बात आना चाहिए कि कोई भी हिंदुस्तान का बच्चा बचे ही नहीं, सब अमेरिका चले जाए। डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा बताइए। मैं यही बोलना चाह रही थी कि जैसा बटेंगी कटेगी ये बात हो रही थी, मगर जो आभा जी, एडवोकेट आभा जी है, जो एजुकेटेड लेडी है, उन्होंने जो बोला कि विकास के मुद्दों के ऊपर तो बात होनी चाहिए ना, ये क्यों बात हो रही है? ये डिफरेंट नैरेटिव लोगों का ध्यान बटने के लिए हो रहा है। मगर हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा कि जनता ने कौन से मुद्दों के ऊपर से वोट किया, महाविकास आघाड़ी को कौन से मुद्दों के ऊपर वोट किया। बिकॉज महाविकास आघाड़ी हमारी पार्टी जो है और फार्मर्स के लिए इतना सारा काम करिए, इतना सारा काम किया हुआ है उनके लिए। पता है क्या सवाल उठता है? अगर बटेंगे तो कटेंगे गलत है, चलिए मैं मानता हूँ ये अगर गलत है तो फिर सुनिए ना सवाल,
तो फिर दूसरी तरफ से जब 100-125 करोड़ के वोट जिहाद के आरोप लगे, ईडी की 23 जगह छापेमारी हो, पता लगे कि कौन कौन से अकाउंट कहां खोले गए, नुमानी जी की तरफ से अपील आ जाए कि नहीं सिर्फ आप ही के लोगों को मुस्लिम वोटर्स एनरोल होंगे, 200-400 से ज्यादा एनजीओ सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के लिए आप लोगों को वोट करने की, वो फतवा वोट जिहाद भी गलत है। ये फतवा वगैरह कहाँ हुआ? ये लोग बोल रहे हैं। ये तो नुमानी जी ने कहा है। ये जो एक्चुअल निकला हुआ है, बोल दीजिए नुमानी जी की अपील का हमको नहीं चाहिए, बोल दीजिए एक बार फिर, बोल ये दीजिए ना फिर। हाँ। बोल, एक मिनट, मैं एक डॉक्टर सुनैना बोल दीजिए, नहीं चाहिए नुमानी जी की अपील का कोई फायदा, बोल दीजिए ना। ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये तो, क्या जैसे सब लोग तो बटेंगे कटेंगे गलत है, तो फिर वोट जिहाद भी गलत है ना मैडम? जिहाद की कहाँ बात हो रही है? तो फिर फतवा ही गलत है। हाँ बताइए, एक मिनट वो बोलना। पहली बात तो हाँ, आभा सिंह के निसार भाई, हाँ निसार भाई, उनके कहने से हम मुत्तफिक नहीं हैं कि 3 ट्रिपल तलाक के वजह से मुस्लिम औरतों ने बीजेपी को वोट दिया। अब देखिए अमन भाई, मोदी जी को क्या हक पहुंचता है कि वो ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं? उन्होंने तो अपनी बीवी को रखा भी नहीं, छोड़ा भी नहीं। तो ये निसार भाई, ये पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। बिना किसी के घर में, आपको घर में झांकने की आदत है, किसी के घर में क्या है क्या नहीं है। मैं आपके घर में बात करूं, मैं आपके घर के बारे में बात करूं, आपकी धर्म पत्नी के बारे में बात करूं, आपके परिवार के बारे में बात करूं, टॉपिक पे रहिए ना, टॉपिक पे रहिए ना। फिर ये भूल गए हैं कि मोदी जी भारी बहुमतों से, मेरे को समझ में आ रहा है, बटेंगे कटेंगे भारी पड़ रहा है, इसलिए बौखलाहट है इस तरह की बातों की। बटेंगे कटेंगे भारी पड़ रहा है, इसलिए बौखलाहट है। तो फिर परिवार पर मत जाइए ना, मैं अलाउ नहीं करूंगा। आप अगर ये बात करेंगे तो मैं आपको मन से हटा दूंगा। नहीं, मैं आपको मन से हटा दूंगा निसार भाई। अगर आप इस तरह की बात करेंगे मैं मन से हटा दूंगा आपको। परिवार पर मत जाइए, परिवार पर किसी के नहीं जाएंगे आप अपनी बात रखना चाहते रखे, वरना आप जा सकते हैं, परिवार पर नहीं जाएंगे आप किसी के। नहीं साहब, बात खत्म। हम बता दें, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट निसार, एक मिनट बोल, मौका देते हैं, अब नहीं जाएंगे। निसार भाई बोलिए। निसार भाई नुमानी साहब की बात करते हैं, हाँ, उनका कोई फतवा नहीं है। क्या वो वोटर नहीं है? वो राय नहीं दे सकते अपने लोगों को? और कितने साधु संत बेचारे दे रहे हैं लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। माइक सामने लेके हाँ, तो क्या वो गलत नहीं है? एक मौलाना अगर कह दे कि भाई आप उनको, और तमाम हिंदुओं को कह रहे हैं, मुसलमानों को नहीं कह रहे, वो हो सकता है कि सतपाल जी की पार्टी को। नहीं निसार भाई, फिर आपने देखा नहीं, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ निसार भाई, सुनिए निसार भाई। अमन जी, एक बात याद है आपको, सोनिया गांधी 2014 में जामा मस्जिद के इमाम के पास से ही उन्होंने चुनाव यात्रा शुरू करी थी, और उसी वक्त हम लोग को लगा था कि क्यों हम इस तरह की अपीजमेंट कर रहे हैं, शायद इसीलिए उस वक्त हिंदू नाराज। अमन जी एक बात मैं बोल करने देते हैं। तो ये जो चीज थी 2014 में कांग्रेस ने जो अपीजमेंट फैलाया हुआ था, उसी की वजह से हिंदुओं का तुष्टिकरण होगा, इसलिए नहीं, अब पहले वहाँ तुष्टिकरण हुआ, अब हिंदुओं का तुष्टिकरण है। सुनिए, अब ये तो शब्द आपने बहुत टफ यूज कर लिया। नहीं, अपीजमेंट, तुष्टिकरण, नहीं, अपीजमेंट, देखिए अपीजमेंट की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब तो वो जो है सिर्फ रिजर्वेशन करके अपीजमेंट करना चाह रहे हैं। कांग्रेस तो बिल्कुल चौपट कर देगी इस देश को, सिर्फ अगर वो मेरिट को बाहर फेंक देगी, सिर्फ जात के नाम पे मिस इंडिया लाएगी, मिस वर्ल्ड लाएगी, तो व्हाट एन इंसल्ट टू द ह्यूमैनिटी। मैं तो कांग्रेस को कहूंगी देश चौपट कर रही है, सिर्फ राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कास्ट सेंसस। और जब रिजर्वेशन, जब डॉक्टर अंबेडकर ने भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, 10 साल रिजर्वेशन की बात हुई थी, 10 से आज 75 साल पे हम आ चुके हैं, और हम बात कर रहे हैं सिर्फ कास्ट की। अच्छा, शाइना एनसी जी आ गई हैं, थोड़ा सा देरी हुई आने में। शाइना जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला शो के लिए। देश नहीं झुकने देंगे न्यूज 18 में बहुत बहुत स्वागत आपका। शाइना जी, कहाँ की हवा, कहाँ करवट, कहाँ बैठ रहा है और क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में? ये हमारी तो लड़ाई, जो हमारा हेडर है वो है भगवा बनाम फतवा। आप लोग, मतलब ये लड़ाई धर्म युद्ध कर दी है, वोट युद्ध से ज्यादा धर्म युद्ध शुरू हो गया। शाइना एनसी, देखिए, गलत अफवाहें मत फैलाइए। सर्वप्रथम एक वर्ग स्तर है जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक कौम को आपने दबाया, एक कौम को आपने बढ़ने नहीं दिया, और जब प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास करते हैं, इतने सारे लाभार्थी स्कीम्स है, जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, अनगिनत स्कीम्स, आप देखेंगे कि वो आम जनता तक पहुंचता है, कौम के आधार पे नहीं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सबको मिलता है उज्ज्वला क्या गैस सिलेंडर, सबको मिलता है आवास योजना। और रही बात महाराष्ट्र की, तो आदरणीय मुख्यमंत्री की लाड़की बहन योजना तो 2.5 करोड़ महिलाओं को सशक्त किया है, 7,500 उनके बैंक अकाउंट में गया है। लेकिन एक तरफ है वो वर्ग जो सिर्फ टीका टिप्पणी करते हैं और कौम की राजनीति करते हैं। हम काम की राजनीति करते हैं, और वो काम आप सब जानते हैं, वो देखने मिला है 2.5 वर्ष में पूरे महाराष्ट्र में। अफसोस की बात यह है, शाइना जी,
आपने अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, कौम की राजनीति, काम की राजनीति। बटेंगे तो कटेंगे, कौम की राजनीति है या काम की? देखिए, बहुत सारे लोग ये समझ चुके हैं कि एक जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है वो सिर्फ देखेंगे कि आप आगे उभर के आए ही नहीं। जब ये एक स्टेटमेंट दिया गया तो आपको ये भी परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा कि वोटिंग परसेंटेज आप देखिए कि क्या है इस पूरे देश में। मुंबा देवी जैसे क्षेत्र में जहां मैं आती हूं, वहां से आपको पता है ये लाड़की बहन योजना 40,000 महिलाओं को जो फायदा मिला है उसमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। सबका विकास हो रहा है, लेकिन जब आप वोट करने बाहर नहीं आते हैं तो तुष्टीकरण के जो लोग हैं, जो सूडो सेक्युलर्स हैं, वो सिर्फ एक वर्ग को बाहर लाते हैं। और जो लोग महाविनाश अघाड़ी, एक सेकंड, महाविनाश अघाड़ी करने के लिए, बाहर लाने के लिए ये नारा है। मैं मानती हूं हर एक नागरिक को तो पहले बाहर आके वोट करना चाहिए। ये समझना जरूरी है कि कौन कर रहे हैं ये वोट बैंक की राजनीति। बड़े बड़े शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि देखिए ये नैरेटिव, आपको डरने की आवश्यकता है। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। मैं आपको सच्चाई से बताती हूँ, सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ। सबको साथ लेकर तो चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अजीत पवार को भी रखा हुआ है ना, बैलेंस करने के लिए। ये गुड कॉप बैड कॉप वाला भी गेम चल रहा है मैम, ये मानना पड़ेगा। मतलब अजीत पवार कह देंगे बटेंगे कटेंगे गलत है, तो वहां थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। अनेकता में एकता है। हाँ जी, अनेकता में एकता है। जब प्रधानमंत्री ने कल मुंबई में सबको संबोधित किया, ये जो आगे बैठे हैं, आपको सिर्फ 4 सवाल मैं पूछती हूँ। किसने शुरुआत की ये तुष्टीकरण की राजनीति? सैफरन टेरर जैसे शब्दों का किसने वापर किया है? किसने हाफिज सईद को हाफिज सईद जी कहा? किसने, आप मुझे बताइए, दाऊद इब्राहिम को भेजा देश के बाहर? किसने एक मर्सी पिटिशन लगाया याकूब मेमन को लेके? किसने ये सब चीज कहा? और कौन शर्मिंदा है ये बोलने के लिए? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे। We don't need to be apologetic. We need to understand inclusiveness means justice to all and appeasement to none. अतिकुर रहमान, समझ में आ गया? बटेंगे कटेंगे मतलब है भाई साहब की, मतलब जो एक तरफ जो दिखता है वोट एक तरफा, एक मुश्त पड़ता है, वहां वोट बट जाता है, तो वो उनको घरों से वोट करने के लिए निकालने के लिए नारा। समझ में आ गया मेरे ख्याल से? अतिकुर भाई, यही नारा दिया था जब वोट जिहाद का सलमान खुर्शीद साहब की भतीजी या भांजी जो भी थी वो उन्होंने किया था कि घर से लोग बाहर निकले। लेकिन वो वोट जिहाद क्योंकि आपने उसको नाम दिया, नहीं वो शब्द उनके थे, आपने नहीं, उनके खुद के शब्द। हाँ, तो वो नहीं गलत। जिहाद का मतलब क्या है? स्ट्रगल। हाँ, तो ये खुद के शब्द। स्ट्रगल, लोग स्ट्रगल करें और वोट देने आए। हाँ, तो फिर वोट जिहाद उन्हीं का शब्द है, मीडिया प्रमोट। हाँ, तो बराबर हो गया ना, लेवल हो गया ना। लेकिन शायना जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की जी, इन्होंने कहा कि तो गलत नहीं है फिर। अब एक मिनट आप मान, गलत नहीं है। नहीं, वो कटोगे बटोगे की हमारी, मेरा स्टैंड वो है, क्लियर रहेगा कि एक है सेफ है, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। कटोगे बटोगे नेगेटिव है। लेकिन शायना जी ने बटोगे तो कटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे जो है वो नेगेटिव पर पहले कटोगे क्यों आ रहा है? नहीं, मैं समझ रहा हूँ बटोगे तो कटोगे, थोड़ी सी वो स्लिप ऑफ द टंग है। नहीं वो पता है मुझे। शायना जी ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन शायना जी की बात को आपको नोट करना चाहिए कि बीजेपी को फुल कॉन्फिडेंस है। ट्रिपल तलाक इन्होंने खत्म की, कॉन्फिडेंस है। इन्होंने जो गैस सिलेंडर बातें उन पे इनको पूरा कॉन्फिडेंस है। इनको कॉन्फिडेंस है कि सबका साथ सबका विकास जो भी है उसमें फुल कॉन्फिडेंस है। तो जब फुल कॉन्फिडेंस है शायना जी, तो फिर ये धर्म के नाम पे बांटने वाली बात क्यों? धर्म के नाम पर बांटने वाली बात क्यों? शायना जी एक बार जवाब दे दो, उसके बाद आभा सिंह आप बोलिएगा प्लीज। धर्म के आधार, मतलब लाडली योजना, आयुष्मान भारत, इतना कुछ है, तो फिर इस सब की क्या जरूरत? नहीं, धर्म के आधार पे कोई नहीं बांट रहा है, बल्कि मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आज के दिन हुसैन दलवाई और कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। मुझे बोलिए, ये आपको शोभा देती है? एक राष्ट्रवाद, एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ देश के हित में काम करते हैं, और ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने सैफरन टेरर को इन्वेंट किया, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम को विदेश भेजा, जिन्होंने मर्सी पिटिशंस फाइल की। और आभा जी आप लॉयर हैं, आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट में अफजल को लेके किसने ये फाइल किया? और जब आप ये शब्दों का दुरुपयोग करते हैं और कोई कहता है अनेकता में एकता, हम सब एक है, इसमें क्या गलत है? और हाँ,
मैं मानती हूं कि जब हम साथ में एक ताकत बनते हैं तब हम आगे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। विदेश की बात करें तो आज पूरे विश्व में एक विकसित भारत को लेके भारत को देख रहे हैं, 5वें इकोनॉमी से तीसरे पे आए हैं। जो काम मोदी जी कर रहे हैं, जो काम हुआ है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार के शासनकाल में, ये मानना पड़ेगा आपको, चुनाव हिंदू मुसलमान हो गया है, ये तो मानना पड़ेगा ना। मतलब चाहे एक ये तरफ आपका नैरेटिव है। मेरा नहीं है। जब देवेंद्र फडणवीस ने बोला वोट धर्मयुद्ध, जब कांग्रेस जी मेरा नैरेटिव नहीं है। सुनिए मेरी बात, जब अगर शब्दों का कांग्रेस इस्तेमाल वोट धर्मयुद्ध होगा, वोट जिहाद होगा, बटेंगे कटेंगे होगा, तो फिर जब कांग्रेस जो इतनी नासमझ है बोल सकती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक आतंकवादी संगठन है, तो क्यों जवाब नहीं देना तो चाहिए? फिर आप में और उनमें क्यों क्या फर्क रह जवाब गया नहीं फिर? देना नहीं तो चाहिए? चाइना जी और पे फर्क क्यों खत्म उनको क्यों मुंह करना? तो जवाब वोटर नहीं देना चाहिए 20 तारीख को? जिस संगठन ने कोई प्रचार, कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया, विद्यार्थी परिषद हो, सेविका दल हो, उनकी एकल विद्यालय हो, कितना काम किया है देश में, और आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ठीक है शाइना जी, एक मिनट, आबा सिंह, विचार बदले थोड़े, अब समझ में बटोंगे कटोगे का मतलब है साहब आप घरों से निकले, वोट करें, बाहर निकले, और ये दिखाए। वो किरीट सोमैया साहब तो आंकड़े दिखाते थे धुले में क्या हुआ। मालेगांव में, धुले में 5 में बीजेपी आगे, एक जो है एक सीट मालेगांव में ऐसा पलटा, 2.25 लाख वहां वोट पड़ा, और बीजेपी कैंडिडेट शायद 3,500 वोट से हार गया था। जी जी तो ये वो उसका वो परिप्रेक्ष्य आप शायद अब आप समझी होंगे। आभा जी, अमन जी, आप मुझे राजनीति समझाना चाह रहे हैं, लेकिन जो है मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इस बात पे तो मैं शाइना जी से अग्री करती हूँ कि आरएसएस को हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बुला सकते, और आई थिंक ये जो बोला गया उसकी वजह से ही हिंदुओं में एक नाराजगी आई और वो इकट्ठा हुए। टेरर तो है उधर नहीं, चुनाव में, मतलब आरएसएस शब्द का नहीं, टेरर है टेरर उधर, तो आप टेरर समझे तो नहीं? हाँ, वो आप कह सकते हैं इसलिए बिल्कुल। वो हरियाणा का इलेक्शन हरियाणा का इलेक्शन जिसको बिल्कुल पता आरएसएस नहीं है, ने ग्राउंड वर्क करके ही जिताया। मैं ये इसलिए हर कोई तुम्हें जिसको आभार जिसको कोई हाँ। जानकारी नहीं वो ही ऐसे बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और वो लोग जिनसे हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वो संघ के बारे में ऐसे बोलते हैं तो ऑफकोर्स मुंह तो जवाब तो देगा। इसलिए जो है हिंदू नाराज हुआ है कि आप जिस आरएसएस ने ग्रास रूट पे काम किया है बिना पोजीशन और सत्ता के, उसको आप बार बार कहते हैं, तो इस वजह से हिंदू साथ आ रहा है। निसार भाई अब आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए, ये बटोगे तो कटोगे, ये नारा कब करिए ना, आगे बढ़ते हैं। इतना डर क्यों लग रहा है? नहीं, डर नहीं ना, आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पर बात करिए। एक इसका जवाब अच्छा, तो दे ले दीजिए। लीजिए, ये नारा आया कब? थोड़ा डर है इस नारे का, लग रहा है कि हिंदू एकजुट हो गया तो फिर क्या होगा, हमारा जो हरियाणा में हुआ वही हो जाएगा, लग रहा है डर नहीं। असली हिंदुओं के साथ हम हैं। अच्छा, तो हाँ, जो लोग असली हिंदू कौन होते हैं? असली हिंदू कौन है? जो कल भाई जो झगड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, हमको इंसान समझते हैं, मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं, पाकिस्तान नहीं भगाते, कब्रिस्तान नहीं भगाते, उनके साथ हम खड़े हैं कंधे से कंधा लगा के। ठीक ठीक। ये क्या कहना कि भाई आप ना ये नहीं कहोगे तो आप पाकिस्तान जाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नारा कब आया, पार्लियामेंट के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के। और देखिए, बाला साहब ठाकरे की पार्टी से ही है ना? जी हाँ। और आप बोल रहे हैं कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं उनको पाकिस्तान नहीं भेजना तो चाहिए। बोलिए, बाला साहब ठाकरे ने कभी भी, सुन लीजिए अमन साहब, ठाकरे आप वो भी भूल चुके कभी हैं, भी नहीं, और हमने जो वो देखते कभी हैं भी कि आप बाला साहब ठाकरे, तो शायद वो कभी ये सबर भी नहीं करते कि सत्ता के मोह माया के लिए आप इस हद तक गिर चुके हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आपने सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। नहीं नहीं नहीं, सत्ता बाला के साहब चक्कर में ठाकरे ने कभी भी राष्ट्रवादी मुसलमानों की मुखालफत नहीं आप- की। आप उन्होंने कांग्रेस के उन्होंने राहुल नहीं गांधी- कहा मुसलमान राष्ट्रवादी के अलावा और दूसरा भी कोई होता है क्या? राहुल को बोले, पाकिस्तान के एक बार जीत पे बोले, राहुल गांधी को तो एक बार हिंदू बोल के हृदय दिखाइए। सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे, मैं सुनना चाहती हूँ, राहुल गांधी से ये बोलने दीजिए। वो यहाँ तक आदरणीय भाई बाला फिर साहब ठाकरे उनको ही जी का बोलने नाम दीजिए, तक हमको नहीं लेते मतलब हैं। क्या बुलाने क्या का? बड़ी बड़ी बातें कर निसार रहे हैं भाई, आप? बताइए। हम सत्ता ये के बोलना मोह चाहते माया हैं के लिए क्या किया हम सब जानते हैं। शाइना जी बताइए। हाँ बताइए निसार भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नारा कब आया, जब पार्लियामेंट में उत्तर सर इतना नारे से प्रेम हो गया, आपको बटेगे तो कटोगे। नहीं नहीं, सुनिए, तो डर है कोई या प्रेम प्रेम नहीं है? है, हाँ। उनके रोज इस तरह नारे आए कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश का हिंदू उनको हराया, तो हम भी उसके साथ लग गए। महाराष्ट्र में वो हार गए, तब ये नारा आया उनको कि बटोगे तो कटोगे। इसके पहले तो उनका कोई नारा नहीं था। सर देखिए, हम उनके बीच में नहीं बोले, उनको भी चुप कराइए आप। शाइना जी लेट हिम कंप्लीट। हाँ, आपके बीच में हम नहीं बोल रहे, आप नहीं बोले। हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ कभी भी एक तरफा किसी को वोट नहीं देता। मुसलमान इस मुल्क में हमेशा हिंदू भाइयों को अपना लीडर माना, वो चाहे राजू गांधी हो, इंदिरा गांधी हो,
मुलायम सिंह यादव हों, शरद पवार जी हों, आज उद्धव साहब को अपना लीडर मान रहा। अरे वो भूल गए, लगता है कि क्या वो शिवसेना कांग्रेस उद्धव ठाकरे की पार्टी पार्टी से थे। वो जब बाला साहब के टाइम में जब पार्टी थी तो वो किसको वोट देते थे, सारा नाम उन्होंने विपक्ष का दे दिया। बाला साहब की बात एक करूंगा तो 30 अमन भाई फिर सेकंड। गुस्सा हो जाएंगे। देखिए, गुस्सा हो जाते हैं। आप सहयोगी दल को सिर्फ बोलिए। सुन लीजिए, इसके बारे में एक बोल रहे हैं। मिनट, एक बार बाला उन्होंने साहब नहीं लिया कि मुसलमान सुन लोग उद्धव लीजिए, ठाकरे को बाला पार्टी साहब समझ नहीं आ रहा है, एक-एक करके समझ नहीं आ बाला रहा। साहब ठाकरे आखिरी ने 30 सेकंड है आपके, वो तो बोलिए बाला साहब ठाकरे ने एक बार कहा था क्या। कि बीजेपी में आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के वजह बाद सब पागल है। कांग्रेस तो को मान लेकर के क्या चलें? कहा था आपको पता है? कांग्रेस को लेकर क्या कहा था, पूरी सोशल तो मीडिया और कांग्रेस मीडिया के में घूमती बारे में रहती है क्या बात, भूल कहा, गया वो भी कि उजागर कौन लोग जाते कीजिए हैं सर। कांग्रेस के सोनिया कांग्रेस गांधी के के बारे में चरण क्या छूने के क्या लिए। कहा पंकज जी, बताइए फिर। ये सोशल मीडिया में घूम रहा है, मैं उसके शब्द नहीं क्या? बोलना चाहता हूँ। उनका ठीक है, कौन? हाँ, एक मिनट शाइना जी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। बोलिए बोलिए शाइना जी। इनको याद दिलाइए कि कांग्रेस के बारे में आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने क्या कहा। इनको इतनी शर्म है कि राहुल गांधी एक बार भी ये संबोधित करके नहीं बोलते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे। मैं चैलेंज करती हूं कि आप कांग्रेस पार्टी से ये बुलवाए। मैं चैलेंज करती हूं कि आप वीर सावरकर के ऊपर कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले। आपने तो सत्ता के मोह माया के लिए आपके उसूल, आपके सिद्धांत, आपके विचारधारा सब खो बैठे हैं और अभी आप भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, कौम की राजनीति। क्योंकि लोकसभा में भी जो अंतर था वो वोट परसेंटेज से ज्यादा मुसलमान और दलित वोट बैंक को आपने अपील किया। आप जीते उनके नाम पे शाइना जी इसलिए। मैं भी आपको दूं। एक चैलेंज ये भी है कि एक बार अजीत पवार से बुलवा दीजिए ना, शिंदे जी मेरे सीएम या फडणवीस मेरे सीएम या ये मेरे नेता। देखिए, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अलायंस जो है हमारा, महायुति का अलायंस चल रहा है, बेखूबी चल रहा है। और जो लोग सिर्फ नैरेटिव चेंज करना चाहते ठीक है। हैं वो सिद्धांत चेंज करें और इतने कॉम्प्रोमाइज करें उनके फोरफादर्स के, तो मुझे लगता है ये अफसोसजनक टिप्पणी है। जहां भी आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि उबाटा कांग्रेस के साथ मेरे ख्याल से रहे। इस बार फैसला डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा जी, फैसला असली नकली का भी हो जाएगा एक बार। मतलब जनता की अदालत में जाकर जनादेश के जरिए क्लियर हो जाएगा अदालतों में जो भी फैसला हुआ। लेकिन अब जनता तय कर देगी असली कौन नकली कौन, असली एनसीपी कौन नकली कौन, असली शिवसेना कौन नहीं। डॉक्टर मल्होत्रा। यस डेफिनेटली, जो हमारी जो एनसीपी अभी हम उसको बोलते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार साहेब का अभी नाम लग गया तो हमारी पार्टी का नाम तो बहुत ही ऊंचा हो गया। मगर ये जो हम देख रहे हैं कि अजित पवार गुड, अभी भी पवार साहब का नाम यूज कर रहे हैं, अभी भी मतलब उन्हीं के पवार साहब करके ही बात कर रहे हैं। क्यों? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने टटकारा था कि क्या आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। नहीं, आपने एक अच्छी बात कही, अगर पवार साहब के नाम का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं, गलत होगा आप लोग। वो लोग नहीं कर रहे थे। तो ऐसे ही जो शाइना जी ने पूछा, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? आप भी चुप हो गए। बाला साहब मैं आज एक आपको बात बताऊं, सुप्रिया ताई ने आज बताया था कि मराठी कोण है, महाराष्ट्रीयन कोण है। मराठी माणूस म्हणजे कोण? मराठी माणूस मतलब जो महाराष्ट्र में रहतो तो मराठी माणूस। ये हम एक सेक्युलर पार्टी से आते हैं तो हमारी विचारधारा ही वैसी है। मैं खुद हिंदू हूँ तो भी क्या हम लोग ह्यूमैनिटी को, ये हमारा धर्म है। पंकज जी मैम, अब ये चेकिंग पर कितनी चिक क्यों हो रही है? इतनी चेकिंग, अभी आज की खबर है राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को 2 घंटे तक रोका गया। डर गए आप लोग राहुल गांधी से? टेक्निकल फॉल्ट था, क्या था? उनको रैली करने से इतना डरते हैं आप लोग राहुल गांधी से? नहीं, किसी 2 घंटे हेलीकॉप्टर रोक के रखा उनका। वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि आप लोग डरते हैं वो टेक्निकल इशू होगी, लेकिन चेकिंग आज गृह मंत्री अमित शाह जी की भी हेलीकॉप्टर की हुई है। तो अब गृह मंत्री होने के बावजूद भी उनके हेलीकॉप्टर की तो जांच हुई है। तो विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। तो कभी उद्धव ठाकरे जी दूसरे मुद्दे भटकाने लगते हैं कि हमारी पार्टी ले ली, तो कभी हमारा सिंबल ले लिया, तो कभी हमारे साथ चेकिंग हो रही है। यही सब मुद्दे चल रहे हैं। और जिस तरह से बहन अभी बता रही थी सुनैना जी, बेसिकली शाइना जी आरोप ये लग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे आप लोग। नहीं, वहाँ हेलीकॉप्टर की चेकिंग, हेलीकॉप्टर 2 घंटे टेक्निकल। अमन जी, सुनैना जी सुनैना जी जो बोल रही थी कि उनकी पार्टी शरद पवार की पार्टी ओरिजिनल पार्टी है या फिर उनकी पार्टी ओरिजिनल है, तो जरा कभी उनसे पूछिए पुत्री मोह में क्यों उन्होंने अजित पवार जो उनके साथ 25-30 साल से काम कर रहे थे उनको काटने की कोशिश की क्यों की? या फिर उद्धव ठाकरे जी ने उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को पुत्र मोह में शिंदे साहब को क्यों छाटने की कोशिश की? तो पुत्र मोह और पुत्री मोह के कारण उनकी पार्टी टूटी है। ये चीज उन लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। आपकी अंदरूनी लड़ाई थी, वो कह रहे हैं पुत्र मोह, उसके चक्कर में पार्टी टूट गई। दोष बीजेपी को क्यों देना? घर नहीं संभाल पाए, बताइए शाइना जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन अपना काम करती है तो इनको आपत्ति, ईवीएम अपना
वोटिंग को लेके, जब वो जीते तो वो सत्यमेव जयते, ये है जनता का जनादेश, हम जीते तो ईवीएम टैंपरिंग। ये बेबुनियादी आरोप लगाना, जब इलेक्शन कमीशन तहकीकात करते हैं तो एक ही नेता का नहीं करते हैं। आपको पता है देवेंद्र जी के भी चेकिंग हुए हैं, नितिन गडकरी का भी हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री का भी हुआ है, हम सब जब गाड़ी में जाते हैं तब होता है। तो कहां से कहां नैरेटिव जो आपको सेट करना है, तो विजन प्लान बताइए, क्या प्रगति, क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं महाराष्ट्र में? आप वो तो कर नहीं सकते हैं। जहां से मैं लड़ रही हूं, मुंबा देवी, 15 साल एक कांग्रेस के एमएलए, और वहां कोई परिवर्तन नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। तो बड़ी बड़ी बातें करना और यहाँ कहना कि देखिए हमारे पास क्या विक्टिम कार्ड खेलना, वो नैरेटिव बंद कीजिए, सिर्फ प्रगति की बात कीजिए और आपका विजन प्लान हाईलाइट आपको लगे मतलब जो आरोप है कांग्रेस के, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है साहब, मतलब जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एजेंसीज का मिसयूज है, ईसीए, सारी चीजें इस वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली होती तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीतते। जिस तरह से इन्होंने जो है ये लोग जो है प्रदेश का चुनाव कौन नहीं, जीता? मतलब असेंबली नहीं, आप एमपीज देखिए कितने एमपीज लेके ये पहुंचे हैं ना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इनको अगर नहीं मिली होती तो अयोध्या नहीं जीतते ये। वहां पे आप लगा देते लोगों को कि आप नहीं पहुंचे। अयोध्या वाली सीट तो हाँ, अयोध्या आपने कहा ना, अयोध्या हम जीत गए, अयोध्या हम जीत गए, फैजाबाद। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड, तो ईवीएम को आप टैंपर नहीं कर सकते। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। ये जरूर है कि धर्म के नाम पे आप उनको भटका सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो कटने और बटने की बात हो रही है, सबसे ज्यादा कास्ट सेंसस करके आप जो है, जो लोग जुड़े हुए थे उनको बांट रहे हैं। तो ये कौन बांट रहा है? ये देश की जनता डिसाइड करती है। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ये तो जातियों को, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको आगे लाने की चीज है। कास्ट सेंसस के खिलाफ तो संभवतः बीजेपी भी नहीं है। लेकिन आप अतीकुर रहमान बोलेंगे, बहुत देर से नहीं बोले। आबा जी, आपका थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है आबा जी। अभी आपने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए रिजर्वेशन रखे थे, लेकिन हम लोगों ने 75 साल तक खींच लिए। क्यों खींच लिए? क्योंकि अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आई है। एससी, एसटी, ओबीसी अभी भी पिछड़े हुए हैं। उसके साथ साथ में आप कह रही हैं कि कास्ट सेंसस क्यों? अतीकुर रहमान जी क्यों पिछड़े हैं? क्यों पिछड़े हैं? मीनास को आप जो है आईएएस के बच्चे फिर रिजर्वेशन लेते हैं, आईपीएस के बच्चे फिर रिजर्वेशन लेते हैं। आपको इसलिए गरीबों के पास वो पहुंचता नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है। बल्कि मेरा तो ये कहना है, मुसलमानों में पिछड़ापन है, पिछड़े मुसलमान है, पसमानदा है, अजलाफ है, अशरफ है, बहुत कुछ है। मैं तो धन्यवाद कहता हूँ कि पसमानदा मुसलमानों को इलेक्टोरली बीजेपी ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब उनको कुछ तो दे दो। अशराफ और पठानों में से कितने लोगों की लिंचिंग हुई है? तो पसमानदा ही मारे गए हैं। तो पसमानदा को काउ विजिलेंटे उसके द्वारा। ठीक है, पसमानदा को कौन पूछ रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा पसमानदा का जिक्र किया। यूपी में क्योंकि निकाय चुनाव में जरूरत थी, उनको टिकट दे दिए। ठीक है, अच्छा अब आखिरी 1.5 मिनट है। शायना जी, नंबर की बात कर लें एक बार। 288 इस बार नंबर क्या मतलब क्रॉस कर जाएगा 150? क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद पता लगेगा कौन किस तरफ जाएगा, इसलिए आज भी इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी, अगर मैं गलत नहीं हूं। बताइए शायना जी। 180 महायुति को मैं कोई स्पेक्यूलेशन में नहीं जाना चाहती हूँ। काम है, ट्रैक रिकॉर्ड है, 2.5 साल का नेतृत्व है, और कहीं भी कोई जैसे कहते हैं ना, कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं। हाँ बिल्कुल 180, और आप देखेंगे यहाँ पर 180। आपका नंबर निसार भाई? कम से कम आपका मतलब आपके गठबंधन का कम से कम महाविकास अघाड़ी 200 सीट से आगे रहेगी। 80 भी छोड़ दिए, 280 बोल देते हैं। नहीं, उनसे तो 300 बोलवा लेते हैं आप। नहीं, तो उन्हें 180 बोला। 180 उन्होंने कहा तो आपने तो कुछ जवाब नहीं दिया। हमने 200 कह दिया तो आपको तकलीफ हो गई। महाराष्ट्र को लेकर कहा जा रहा है साहब खिचड़ी चुनाव हो गया, समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस तरफ है क्या नहीं है। 3 से 4 दिन का और इंतजार, 20 तारीख को मतदान। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की, और सबसे ज्यादा चर्चा जिस उम्मीदवार की, और सबसे ज्यादा विवादित चेहरा भी आप कह सकते हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है साहब कि महायुति के अंदर घमासान छिड़ा हुआ है, नवाब मलिक साहब है भाई हमारे साथ। इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं साहब, आइए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सवाल कुछ नहीं, पहला मतलब कौन एक है, कौन सेफ है, कितने बटेंगे, कितने जुड़ेंगे? देखिए, बटना कटना जो बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, वाहियात बयान है। धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती। जब जब इस तरह की राजनीति करने का प्रयास किया गया, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त हुई, चुनाव 4 महीने बाद हुए, बीजेपी हार गई। जी। फिर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बना, मंदिर को लेके वोट मांगा गया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई। तो जो भी धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है, लोगों को समझना पड़ेगा और इस तरह के वाहियात बयानों से उन्हें कोई फायदा होगा। आप किस तरफ हैं फिर? मतलब ये तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैंने कहा ना सर, थोड़ा खिचड़ी है। आप किस तरफ हैं फिर? मेरे खिलाफ तो सब है, मैं सबके खिलाफ हूँ। नहीं तो आप बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ हैं या नहीं है? मतलब क्या है, क्या फिर सिचुएशन? मेरे खिलाफ तो बीजेपी और शिंदे गुट उम्मीदवार उतारे हुए हैं। हाँ, यहाँ पे भी है और अनुशक्ति बोलते नगर। हैं हम वोट नहीं देंगे, न प्रचार करेंगे, हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। तो आप लोग भी तो नहीं जाते फिर? अभी जो कल जो पीएम की रैली हुई, आप लोग भी नहीं गए? मोदी जी की रैली हुई। हाँ, मोदी जी की रैली, पीएम की रैली। पीएम की रैली नहीं है, वहाँ वो प्रचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से, प्रधानमंत्री की हैसियत से वे प्रचार नहीं कर सकते। वो तो बीजेपी के प्रचारक के रूप में आए थे। हम बीजेपी के प्रचार में कैसे जाएंगे? हमारे प्रचार में हमारा नेता आएगा, बीजेपी का क्या है? नहीं तो फिर चुनाव बाद क्या होगा? कुछ अभी कंफर्म नहीं है। मतलब अजीत पवार गुट कहाँ, क्या? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बीजेपी मोदी की तरफ तो जाना ही नहीं है। मतलब देखिए ऐसा है, ये जो है ये पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, बार बार कहा गया। हम अपने विचार के साथ हैं, अपनी विचारधारा पे पूरी तरह से हम बंधे हुए हैं। तो गठबंधन तोड़ते क्यों नहीं है फिर? वो तो चाह रहे थे, बोल रहे थे कि इनसे नुकसान हो रहा है, निकाल भी कहाँ रहे हैं वो। नहीं तो सर फिर ये तो आपसे भी सवाल है ना, आपका भी मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू, मतलब मलाई भी खा रहे हैं आप, साथ में भी हैं। कोई थूक गप कुछ नहीं है, हम अपने विचार के साथ हैं, लेकिन हमारे बिना महाराष्ट्र में कोई सरकार नहीं बन पाएगी, ये सच्चाई। तो गठबंधन तोड़ दीजिए ना, इतने बुरे हैं मोदी जी तो बीजेपी को बोल दिए निकाल दीजिए ना। आप नहीं तोड़ेंगे? हम कहाँ किसी से बनाने के उसमें थे, हम तो पूरी तैयारी में थे, लेकिन हम कम सीट में भी लड़ के सबसे ज्यादा सीटें तो जीते। आप कहते हैं मेरे नेता तो अजीत पवार हैं। अब अजीत पवार अगर आपके नेता है तो लड़ाई तो शायद चेहरा तो फडणवीस है। 185, 180, 85 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। कल को सरकार आप बनती है तो फिर आप भी सरकार का पार्ट होंगे, नहीं होंगे? मैं तो नहीं होगा, मैं तो उस सरकार में कभी नहीं हो सकता। आप सरकार में नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। आइडियोलॉजिकल शर्तों पे सरकार बनेगी। अगर कोई सरकार बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखना पड़ेगा। ये नहीं कि बीजेपी जो चाहेगी वो कर लेगी, लेकिन बीजेपी के साथ ही रहेंगे ऐसा कुछ थोड़ी मुआहदा पूरा परमानेंट जिंदगी का बना है। चुनाव के बाद तो नहीं बदल जाएंगे? आपने कहा है कि आप सरकार का पार्ट नहीं होंगे। मैं नहीं होऊंगा, पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। और आप किंग मेकर की भूमिका में होंगे? मतलब नहीं, आप नहीं बनेंगे? अजीत पवार किंग मेकर रहेंगे, ये सच्चाई है।